Hello everyone, I welcome you once again to the YouTube classes of Sarchi Academy. So फिजिक्स की टेस्ट सीरीज में हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था दैट वाज रिलेटेड विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स. होपफुली वो टॉपिक जो थे उससे रिलेटेड एमसीक्यू आपने देख लिए होंगे. आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं इस सीरीज में दैट इज वेव्स एंड ऑसिलेशन, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू टेट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कई क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं. कई बार 3 से 4 क्वेश्चन इसी अकेले यूनिट में से आपको देखने को मिलते हैं टेट सीरीज में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज के साथ. आपका फर्स्ट एमसीक्यू जो है दैट इज लाइट वेव आर. जो आपकी लाइट वेव है ये किस तरीके की वेव है? इज इट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर, इज इट अ कॉस्मिक रे, इज इट अ इंफ्रारेड रे, या फिर विजिबल है इन एटमॉस्फेयर में? सो देखो, अगर हम लाइट रे की बात करते हैं तो लाइट वेव की बात करते हैं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है. मतलब आपके पास जो लाइट वेव है इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होगा, इसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होगा, और साथ के साथ इसकी जो प्रोपेगेशन है, the direction of propagation of the wave is even perpendicular to the electrical as well as magnetic component. So जो आपकी electrical wave है या light wave होती है इसमें आपके पास आपको electrical component देखने को मिलता है. अगर आपका electrical component हम consider कर रहे हैं along y axis जा रहा है तो आपका जो magnetic component होगा light wave का that is along z axis, वो आपका z एक्सिस के अलोंग होगा. ये देखिए z एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस. और अगर आप इसकी प्रोपेगेशन देखें ये किस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही है, सो ये बढ़ रही है अलोंग द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये आगे की तरफ बढ़ रही है. सो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये आपकी जो लाइट वेव है ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इन नेचर. और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अदर प्रॉपर्टीज में याद रखना है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इवन जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होती है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट. एज यू कैन सी, अगर ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वेव का तो ये इसका क्या है, मैग्नेटिक कंपोनेंट. और अगर ये वेव आगे की तरफ बढ़ रही है तो इसकी प्रोपेगेशन इज अलोंग दिस डायरेक्शन. तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट. सो ये तीनों क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपके पास, लाइट वेव आपकी कैसी वेव है? सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर. सो ये नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट वन. सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं. ईच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड इन लिस्ट 1. लिस्ट 1 में कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं साउंड की. प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? जिन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है वो क्वांटिटीज आपको लिस्ट 2 में दे रखी है. आपको एग्जैक्ट मैच करना है. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर मैचिंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. तो ये आपको देखो, ये कई चीजें आपकी इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है ये कवर हो जाएंगी. लाइक कई बार आपको क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है पिच जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, या फिर क्वालिटी जो है साउंड की ये किसके ऊपर डिपेंड करती है. सो देखो, एक ही क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं. तो यहां पे अगर हम देखें सो लाउडनेस जो है साउंड की ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? सो ये डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड के ऊपर. लाउडनेस अगर हम प्राइमरीली देखें तो लाउडनेस बेसिकली डिपेंड करती है आपकी इंटेंसिटी के ऊपर. सेकेंड वी हैव पिच. पिच ऑफ द साउंड डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, पिच जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. आपको एक वर्ड याद रखना है एफपीएस, जो हम करते हैं ना फुट पाउंड सेकेंड वाला सिस्टम, वही आपको एफपीएस याद रखना है. सो फ्रीक्वेंसी, पिच एंड शेलनेस ये तीनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है. तो यहां से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि पिच डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करती है. देन वी हैव क्वालिटी. सो क्वालिटी ऑफ अ साउंड ये बेसिकली उसकी वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव, और कौन सी वेव है वो आपके पास लॉन्जिट्यूडनल वेव है. तो क्वालिटी डिपेंड करती है वेव फॉर्म के ऊपर. सो अगर हम देखें ए का मैच है 3 के साथ, बी का मैच है 2 के साथ, एंड सी का मैच है 1 के साथ. सो ऑप्शन बी इज द राइट वन. यहां से आपके ये टॉपिक भी साथ में कवर हुए कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, पिच किस पे डिपेंड करती है, और क्वालिटी ऑफ द साउंड किस पे डिपेंड करती है. सो यहां पे आपका ये क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज बी. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वी हैव 2 साउंड्स. 2 साउंड्स दी रखी हैं जिनका फेज डिफरेंस कितना दे रखा है, 60 डिग्री. हैव पाथ डिफरेंस ऑफ.
अब आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का अगर रिलेशन पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। यहां पे आपको जो दिया है, आपको बोला है 2 साउंड वेव्स हैं जिसका फेज डिफरेंस आपको दे रखा है 60 डिग्री, मतलब 5। फेज डिफरेंस को अगर हम 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये 60 डिग्री दे रखा है। यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पाथ डिफरेंस। सो सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो देखो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस किस तरीके से रिलेटेड है। फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जाता है, ठीक है। सो फेज डिफरेंस किसके बराबर है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स के बराबर है। नाउ व्हाटएवर इज गिवन वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस दिया है 60, दिस इज 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स हमें कैलकुलेट करना है, बाकी उधर ले जाओ। 60 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। 2 पाई को हम लिख सकते हैं 360 इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दिस कम्स आउट टू बी लैम्डा बाय 6। सो आपके पास जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, लैम्डा बाय 6। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपके पास एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो डिफरेंट बेसिकली आपको ये रिलेशन जो है ये याद करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, डायरेक्टली पेपर में भी आता है। वहां पे बेसिकली आपको कंफ्यूजन कहाँ पे होती है कि यहाँ पे डेल्टा एक्स था या यहाँ पे फाई था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर एक एंगल, फेज एंगल है एक तरीके का, फेज एंगल अगर एक साइड पे आ गया है तो 2 पाई भी तो एक तरीके का एंगल है, तो वो इसके साथ तो आ नहीं सकता, तो वो दूसरे एंड पे होगा। सो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं दैट फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एन वेवलेंथ लैम्डा एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन v ऑफ वेव इज। आपको रिलेशन डिराइव करना है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में। सो देखो वेरी इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट द रिलेशन इज जस्ट बेसिक कंसेप्ट के साथ चाहिए। आपको पता है जो आपके पास वेलोसिटी होती है ये किसके बराबर होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब अगर हम देखें वेव की फॉर्म में, देखो आपको वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालना है। तो वेव जब मूव करेगी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, वो वेवलेंथ की टर्म में होगी। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू वेवलेंथ लैम्डा डिवाइडेड बाय t। तो एक रिलेशन तो आपको यही याद रखना है। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। सो अगर आप देखें सो v इज इक्वल्स टू, अगर आप रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को n से लिखा गया है। जनरली वी यूज द सिंबल न्यू टू रिप्रेजेंट इट, तो यहाँ पे हम n ही लिख लेते हैं। सो v इज इक्वल्स टू लैम्डा n। तो ये आपके पास रिलेशन आया किसके बीच में, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। ना ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो आपको n की टर्म में रिलेशंस दे रखे हैं। सो n आपके पास कितना आ जाएगा, v बाय लैम्डा। सो यहां से देखें सो n इज इक्वल्स टू v बाय लैम्डा इज ऑप्शन नंबर सी। सो सी ऑप्शन जो है ये आपके पास सही होगा, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट वी हैव if the frequency of human heartbeat is 1.25 hertz। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है ह्यूमन हार्टबीट की विच इज 1.25 हर्ट्स, ठीक है। 1.25 हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। यू नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 सेकेंड, 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी नंबर ऑफ हार्ट बीट्स होंगी। सो देखो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या होती है आपके पास, नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड या नंबर ऑफ बीट्स की बात की जा रही है तो नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ बीट्स हैं आपके पास, 1.25 हर्ट्ज। अब आपको निकालनी कितनी है, 1 मिनट में कितनी होंगी। सो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स में आपको निकालनी है। सो यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 60। सो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 सेकेंड में जब आपको इसको निकालेंगे तो 60 सेकेंड के कॉरेस्पॉन्डिंगली यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 60। सो जब आप इसे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं सो इसको सॉल्व करेंगे। ये अगर आप देखें 2 3 का 2 5 का 5 1 जा 2
एंड दिस विल 25 इंटू 3 75 हर्ट्स। मतलब आपके पास जो 1 मिनट में नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आ रही हैं वो कितनी है 75 हर्ट्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन कोई भी आपका मैच नहीं कर रहा, सो हियर नन ऑफ दीज इज द आंसर। अब देखो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अगर पता होगी तब भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला है फ्रीक्वेंसी जो है ह्यूमन हार्ट बीट की वो कितनी है 1.25 हर्ट्स, मतलब नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड दे रखा है आपको निकालने के लिए बोला है 60 सेकेंड्स के लिए, मतलब 1 मिनट के लिए, तो 60 सेकेंड्स के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 60। जब आप 60 से ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ रहा है 75 हर्ट्स, जो कि किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया। सो दिस इज योर राइट आंसर 75 हर्ट्स। और ऑप्शन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें सो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट वी हैव नाउ सी, ये अभी हमने देखा है डायरेक्टली कि क्या रिलेशन है आपके पास फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में। सो वी हैव नाउ ओनली स्टडी कि फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। सो ये आपके पास किसके बराबर है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेयर अगर हम बात करें डेल्टा फाई की, सो दैट इज द फेज डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस, ये वेवलेंथ है, और 2 पाई आपके पास एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन तो आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट है आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज। अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करते हैं एयर में साउंड की स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो आपको बोला है इज इट फास्टर इन ड्राई डे देन इन मॉइस्ट एयर, तो ये गलत है। याद रखना साउंड की वेलोसिटी एयर में मॉइस्ट डे में ज्यादा तेज होती है एज कंपेरेबल टू ड्राई डे, तो ये आपका गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सो दिस इज अगेन रॉन्ग। जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2 से 3 बार टेट में इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। आपको वैल्यू दी है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज दिस, कैलकुलेट कीजिए जब प्रेशर इंक्रीज होगा तब वैल्यू कितनी होगी, तो प्रेशर के साथ तो इंडिपेंडेंट है, सो आपके आंसर वही रहता है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हाँ जी डायरेक्टली है ये टेम्परेचर पे, बट अगर हम देखें सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ स्क्वायर रूट के साथ। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। सो ये एक हद तक सही हो सकता था, बट अगर हम अपनी 4th ऑप्शन देखें इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ एयर, सो ये एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ एयर। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ एयर, क्योंकि टेम्परेचर पे तो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, बट जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ। पूछा गया है इट इज पॉसिबल, कब ये पॉसिबल है कि हम ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएं, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाए ताकि हमें पता लगे कि ये वेव आपके पास लॉन्जिट्यूडनल है और ये वेव आपके पास ट्रांसवर्स है। सो याद रखना जो आपके पास कोई भी वेव है इंटरफेरेंस हर एक वेव शो करती है, सो इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी के साथ हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। विद द हेल्प ऑफ डायफ्रैक्शन भी हम इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। रिफ्लेक्शन की बात करें सो रिफ्लेक्शन हम देखते हैं आपके पास ट्रांसवर्स वेव में भी होती है, लॉन्जिट्यूडनल में भी होती है, सो इसके साथ भी हम इसे जो है प्रूव नहीं कर सकते। बट व्हेन इट कम टू पोलराइजेशन, जिसमें हम लाइट के कुछ अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी को क्या कर देते हैं रिड्यूस करवाते हैं, ठीक है, तो पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रांसवर्स वेव में ही पॉसिबल है। सो पोलराइजेशन वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव के बीच, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही आपकी पोलराइजेशन शो करती है, ना कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, राइट। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव what is the phase difference between two successive crust in the wave। 2 successive crusts जो वेव में बनती हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है। सो अब देखो अगर आपके पास ये एक वेव है, ठीक है, तो हमें पता है वेव का ये वाला एरिया कहलाता है क्रस्ट, दिस इज ट्रफ। द डिफरेंस बिटवीन वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ ये आपके पास होगा वेवलेंथ विच इज लैम्डा। कितनी इसकी मैक्सिमम हाइट जा रही है ये कहलाता है इसका
एम्पलीट्यूड। अब अगर हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कितना फेज डिफरेंस होता है दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में, सो पहली क्रस्ट ये है, अगली क्रस्ट ये है, आपको इन दोनों के बीच का सक्सेसिव डिफरेंस बताना है कितना होगा। सो द सक्सेसिव डिफरेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स इज 2 पाई। ये आपके पास कितना होता है, 2 पाई के बराबर होता है। अगर आप यहां से 0 स्टार्ट करें, 0, 90, 180, 270, 360, दिस इज अगेन नेक्स्ट आएंगे 360 के बाद 450। सो 450 और यहाँ पे था 90, 450 माइनस 90 आपके पास कितना आया, 360 विच इज 2 पाई। सो द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इज 2 पाई। सिमिलरली दो सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच का अगर पूछा होता तब भी आपके पास कितना होता, 2 पाई ही होता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज योर राइट विच इज 2 पाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव a big explosion on the moon can't be heard on the earth because मून पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी आवाज हमें अर्थ पे सुनाई नहीं देती है। इससे हमें क्या चीज पता लगती है, द एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव विच आर इनऑडिबल। जो एक्सप्लोजन है ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमें सुनाई नहीं दे सकती। साउंड वेव रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, तो डेफिनेटली राइट है ना, साउंड वेव को जरूरत होती है मटेरियल मीडियम की ताकि वो प्रोपेगेट कर पाए, और अगर उसे मटेरियल मीडियम नहीं मिलेगा तो जो आपके पास साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी। सो जो आपके पास बिग एक्सप्लोजन हो रहा है मून के ऊपर वो धरती पे इसलिए सुनाई नहीं देता है बिकॉज साउंड वेव को जरूरत होती है एक मटेरियल मीडियम की ट्रेवल करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास सोनार एमिट विच ऑफ द फॉलोइंग वेव। अब सोनार क्या है, सो सोनार की फुल फॉर्म अगर हम देखें, सो दिस इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दिस इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सो सोनार जो है आपके पास इसमें कौन सी वेव्स का यूज होता है, सो सोनार में हम यूज करते हैं सोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है सोनार में। सिमिलरली अगर आपसे रडार पूछा जाता है विच इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो रडार में यूज होती हैं आपकी रेडियो वेव्स। ठीक है, सो सोनार में हम यूज करते हैं किसका, सोनिक वेव का। नेक्स्ट वी हैव द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नोड एंड एंटी नोड इन द स्टेशनरी वेव इज। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आपको कितना डिस्टेंस होता है नियरेस्ट नोड और एंटी नोड के बीच में किसी स्टेशनरी वेव में। सो देखो नोड्स आपके कैसे बनते हैं, मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है या एक धागा है जिसे आपने इस तरीके से खींचा तो उसमें कुछ इस तरीके से वेव्स बननी शुरू हो जाती हैं इस तरह। ठीक है, अब अगर ये इस पॉइंट की बात करें जहां पे आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम है ये कहलाता है आपका नोड, बट जहां पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है ये कहलाएगा आपका एंटी नोड। यहां पे फिर से मिनिमम ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड। सो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो डिस्टेंस है नियरेस्ट नोड और एंटी नोड के बीच का, तो ये नोड है ये एंटी नोड है, नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है ये आपको बताना है। सो आपको पता होना चाहिए कि दो नोड्स के बीच का अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाए सो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2, बट नोड और एंटी नोड के बीच का फिर इसका भी हाफ हो जाएगा विच इज लैम्डा बाय 4। सो नोड और एंटी नोड के बीच का यहां पे आपसे डिफरेंस पूछा गया है, सो विच इज लैम्डा बाय 4। बट अगर क्वेश्चन होता दो नोड्स के बीच का डिफरेंस कितना है, सो दैट इज लैम्डा बाय 2। दो एंटी नोड्स के बीच का डिफरेंस कितना है, तो वो भी आपके पास कितना आता, लैम्डा बाय 2 ही आता। ठीक है, सो ये आपके पास इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आपसे यहां पे पूछा गया था नोड और एंटी नोड के बीच का डिफरेंस, सो दैट इज लैम्डा बाय 4। नेक्स्ट वी हैव डेसिबल इज द यूनिट ऑफ। डेसिबल किस चीज के यूनिट है, सो डेसिबल आपके पास किसके यूनिट होते हैं, सो ये हमने अगर आप शुरू से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। डेसिबल आपके साउंड की लाउडनेस को मेजर करते हैं। सो डेसिबल इज द यूनिट ऑफ साउंड लाउडनेस, तो ये साउंड की लाउडनेस को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं आपके यूनिट्स डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट इज द लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन। जो लाउडनेस है और जो पिच है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, सो देखो पिच का एक ट्रिक हमने अभी किया विच इज FPS। पिच किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर,
और श्रिलनेस भी साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो पिच तो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी। तो पिच का ढूंढ लो, यहां पे था इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी। सो पिच किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। सो लाउडनेस आपकी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। सो यहां से अगर आपको एक का भी पता होता तो आप इसे आराम से कर लेते। सो ऑप्शन नंबर सी, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वालिटी डिपेंड्स ऑन, जो क्वालिटी ऑफ साउंड है, साउंड की क्वालिटी कितनी ज्यादा है कितनी कम है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके टिम्बर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द टिम्बर। क्वालिटी बेसिकली डिपेंड करती है किसके ऊपर, टिम्बर के ऊपर या फिर उसकी वेव फॉर्म के ऊपर। तो यहां से आपके पास ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट वी हैव विद द इंक्रीज इन प्रेशर। अभी आपके प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो गए जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। विद द इंक्रीज इन प्रेशर एंड स्पीड ऑफ साउंड विल, आपसे पूछा है प्रेशर इंक्रीज करने के साथ विद द इंक्रीज इन प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड विल, जो साउंड की स्पीड है उस पे क्या फर्क पड़ता है। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो आपके पास स्पीड है साउंड की एयर में वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। सो अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन द सेम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो ऑप्शन नंबर अगर हम यहां से देखें, सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर, इट विल रिमेन सेम। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की एयर में, तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो थे आपके न्यूटन। तो सबसे पहले आपके पास आता है न्यूटन्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। सो न्यूटन्स का जो फॉर्मूला था वो आपके पास क्या था, न्यूटन ने कंसीडर किया था आइसोथर्मल कंडीशन को, ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल के कॉरस्पॉन्डिंगली इनके पास जो इक्वेशन आई थी दैट इज v इज इक्वल्स टू रूट पी डिवाइडेड बाय रो, रूट पी डिवाइडेड बाय रो। और जो वेलोसिटी इन्होंने फिर इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट की थी दैट कम्स टू बी 280 मीटर पर सेकेंड। बट हमें पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आपके पास इतनी नहीं होती है, तो जब इसे प्रैक्टिकली मैच किया गया ये डिनाई हो गया। देन इसके जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो थे लैप्लेस, और उन्होंने इसी चीज को करेक्ट किया जो कि जाना जाता है आपके पास विद लैप्लेस करेक्शन। लैप्लेस करेक्शन आया था टू डिटेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और लैप्लेस करेक्शन में जो लैप्लेस ने मीडियम कंसीडर किया था वो था आपके पास एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक मीडियम के कॉरस्पॉन्डिंगली इन्होंने जो इक्वेशन दी थी दैट इज v इज इक्वल टू अंडर द रूट गामा पी बाय रो, वेयर गामा आपके पास क्या है, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जब आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया गया देन इट विल कम आउट टू बी 331 मीटर पर सेकेंड, और प्रैक्टिकली ये चीज मैच हुई, और यहां से फिर मतलब आगे चीजें जो थी वो कंटिन्यू हुई। तो यहां से आपको ये एडिशनल चीज भी याद रखनी है कि न्यूटन्स फॉर्मूला जो है वो किस कंडीशन को कंसीडर करते हुए लाया गया था। सो आइसोथर्मल, लैप्लेस ने आइडियाबैटिक कंडीशन को यूज किया था। न्यूटन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जो आपके पास साउंड की स्पीड थी उसका फॉर्मूला क्या आया, v इज इक्वल्स टू पी बाय रो अंडर द रूट, और लैप्लेस के अकॉर्डिंगली जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इसका फॉर्मूला क्या आया, अंडर द रूट गामा पी बाय रो। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन है। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा विद द इंक्रीज इन प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स सेम। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास सही होगा। नेक्स्ट वी हैव, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए। कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, कितने एम्पलीट्यूड के साथ, ए एम्पलीट्यूड के साथ। कई बार एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपको गिवन होती है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो वैल्यू कई बार गिवन होती है। यहाँ पे एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला की फॉर्म में क्वेश्चन आया है। इसी जनरलाइज्ड फॉर्मूला को आपको वैसे भी याद रखना है कि क्या रहता है, क्योंकि कई बार जब आपको वैल्यू गिवन होगी ना तो आपको उस वैल्यू को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल एक्सिक्यूट्स एसएचएम विद द एम्पलीट्यूड ए, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट इट पोजेसेस हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, कोई एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जिसमें पार्टिकल एसएचएम
कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। सो वी नो दैट सिंपल पेंडुलम में SHM में होता है पार्टिकल। सो इस तरीके से आपका पेंडुलम वाइब्रेट करता है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, अगेन फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन एंड मीन टू एक्सट्रीम एंड देन अगेन कम बैक टू दिस। ये कहलाती है आपकी वन रोटेशन। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो जब हम मीन पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम है बट पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखें सो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब अगर हम देखें सो पार्टिकल जब यहां से मूव करना शुरू किया अलोंग दिस डायरेक्शन तो धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, तभी एक पॉइंट पे जब वो पहुंचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 थी बट धीरे धीरे बढ़ती गई और यहाँ पे मैक्सिमम हो गई। तो बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट भी उसे मिला होगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में क्या थी, बराबर थी। मतलब हाफ काइनेटिक एनर्जी थी उस टाइम में पार्टिकल में और उतनी ही हाफ पोटेंशियल एनर्जी थी। तो आपसे वही डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है कि किस डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल में हाफ पोटेंशियल एनर्जी है और हाफ काइनेटिक एनर्जी है। सो ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है ये आपके पास किसके बराबर होती है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a डिवाइडेड बाय √2 प्लस along the पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव यहाँ पे भी तो आएगा तो माइनस साइन उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है ये एक्यूरेट है। बाकी आप निकाल भी सकते हैं जब आप SHM में बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की या पोटेंशियल एनर्जी की। सो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को a लिया गया है तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये होती है आपके पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब r अगर हम देखें तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये होगी। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर रखनी है ना, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, दोनों को इक्वेट करो, सॉल्व करो तो यू विल गेट दिस रिलेशन, आपके पास यही रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है। अब क्वेश्चन अनदर तरीके से कैसे फ्रेम होगा, आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू कई बार गिवन होती है कि 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो वो डिस्प्लेसमेंट बताओ जहां पे वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यहाँ पे होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। तो अगर इसमें देखें सो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बट ये मैक्सिमम है। सो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो कई बार आपको एम्पलीट्यूड दिया होता है और ये पूछा होता है किस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। सो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, इसमें ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साउंड इज हर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस ऑन रेनी डे बिकॉज, हमने अभी पढ़ा कि जो साउंड की स्पीड होती है वो रेनी डे, मॉइस्ट डे वाले दिन ज्यादा होती है जबकि ड्राई डे वाले दिन कम होती है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आवाज होती है, साउंड होती है, ये ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है रेनी डे पे। क्यों? क्योंकि साउंड मॉइस्ट एयर में ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है, बिकॉज साउंड ट्रेवल फास्टर इन अ मॉइस्ट एयर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। सीधा सीधा था आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास, velocity of sound in air is 332 मीटर पर सेकेंड इफ प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज्ड। देखो आ गया उसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन। कई बार आपको न्यूमेरिकली पूछ लिया जाता है कि प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया हमने प्रेशर को इंक्रीज करके, बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी। तो अगर आपको सीधा सीधा पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है दैट इज इंडिपेंडेंट टू द प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो आपको पता है उसकी स्पीड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। सो पहले भी 332 थी, प्रेशर को बढ़ा भी दिया तब भी कितनी रहेगी, 332 ही रहेगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट टू द प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट वी हैव अ वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर। वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 0.3 मीटर, इज प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड इज ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड।
विच टाइप ऑफ वेव इट वुड बी, ये किस तरीके की वेव होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे वेव पूछी जाए ना, तो ट्राई टू कंक्लूड द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज दैट थिंग जिसकी वैल्यूज हमें पता होती हैं। ऑडिबल के केस में हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी है ये आपके पास 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ठीक है। इसी तरीके से इंफ्रासोनिक इज लेस देन 20 हर्ट्ज होगी, अल्ट्रासोनिक की बात करें तो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होगी। तो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और देखेंगे वो कहाँ पे लाए कर रही है। सो अभी हमने रिलेशन पढ़ा, इसमें रिलेशन क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, एंड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी आपको 300 दे रखी है, लैम्डा आपके पास 0.3 है। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगी 1000 हर्ट्ज, ठीक है। सो 1000 हर्ट्ज मीन्स इट इज ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज बट लेस देन 20,000 हर्ट्ज। तो ये आपकी किस में लाई करती है, ऑडिबल में, बिकॉज ऑडिबल वेव इज दैट वेव जिसकी जो रेंज है ये होती है आपके पास 20 to 20,000 हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक इज लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। अल्ट्रासोनिक की बात करें सो दैट इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। सो ये जो आपके पास रेंज आई ये आपकी इसमें लाई कर रही है, दैट्स वाई जो आपकी वेव होगी वो कौन सी होगी, ऑडिबल वेव होगी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड, अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हाफ कर देते हैं देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, तो उसके पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। सो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन एज 2 पाई अंडर द रूट L डिवाइडेड बाय G। अब क्या बोला है, लेंथ को हाफ कर दीजिए। सो टी डैश आपके पास कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर द रूट L बाय 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय G। इस चीज को आई कैन राइट 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 मैं बाहर ले लेती हूँ, बाकी जो फैक्टर बचा 2 पाई अंडर द रूट L डिवाइडेड बाय G, ये मेरे पास ओरिजिनल टाइम पीरियड ही है। सो टी डैश विल कम आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 ऑफ टी, ये आया मेरे पास। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अगर लेंथ को हाफ करते हैं सो जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ये क्या कर रहा है, 1 बाय रूट 2 फैक्टर के साथ डिक्रीज कर रहा है। सो इट इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ रूट 2, ठीक है, रूट 2 फैक्टर के साथ ये डिक्रीज कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, Which of the following can be measured using anemometer? एनीमोमीटर का यूज करते हुए हम किस चीज को मेजर करते हैं। सो एनीमोमीटर का यूज करते हुए हम मेजर करते हैं किसे, विंड स्पीड को। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। विंड स्पीड को मेजर करना है तो हम यूज करेंगे एनीमोमीटर का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 से 3 बार पेपर में एज इट इज क्वेश्चन जो है ये आपके पास आया है। वाटर वेव आपके पास किस तरीके की वेव होती है। सो वाटर वेव इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव। ये याद रखना कि जो वाटर वेव है ये लॉन्जिट्यूडनल वेव भी होती है और ये आपके पास ट्रांसवर्स वेव, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो आप इसमें आपके पास जो ऑप्शन सी है ये आपके पास सही होगा। नेक्स्ट वी हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है तो सेकंड इनवर्स इसके यूनिट होंगे, तो ये तो होते हैं। फ्रीक्वेंसी के ऐसे यूनिट की बात करें तो हर्ट्ज होंगे। थर्ड हमने किया था नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट पर सेकंड, ये क्या होती है आपके पास, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड्स के साथ, तो इट मींस साइकिल पर सेकंड भी किसके यूनिट हुए, फ्रीक्वेंसी के। सो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो है ये आपके पास सही होगा। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में भी मेजर किया जाता है, साइकिल पर सेकंड CPS में भी मेजर किया जाता है एंड सेकंड इनवर्स में भी मेजर किया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, an echo will be heard if minimum distance between the source of sound and obstacle। source of sound से obstacle तक का minimum distance कितना होना चाहिए ताकि आपको उसकी गूंज जो है, इको जो है वो सुनाई दे। सो ये आपको याद रखना है, ये कितना होता है, 17 मीटर। सो 17 मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर द echo between the source of the sound and the obstacle। next is, ये अभी हमने किया, what is the audible range of sound for human being। ह्यूमन बॉडी के लिए ऑडिबल रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। अगर ग्रेटर हो जाती है तो ये आपके पास क्या है, अल्ट्रासोनिक, जो कि ह्यूमन बीइंग इज नॉट एबल टू लिसन। लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, सो ये है इंफ्रासोनिक,
जो अगेन ह्यूमन बीइंग जो है वो नहीं सुन सकता है। सो ये आपको याद रखनी है रेंजेस। नेक्स्ट है आपके पास अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, एक बच्चा जो है झूले पे झूल रहा है, सिटिंग पोजीशन में है, अब खड़ा हो गया, ठीक है, झूले में झूल रहा था सिटिंग पोजीशन में, नाउ ही स्टैंड्स अप, देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी, जो टाइम पीरियड है इस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बढ़ेगा या ये कम होगा, ये आपको देखना है। सो देखो जब तो वो बैठा हुआ था और जब वो खड़ा हुआ, मेजर डिफरेंस आएगा उसके सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास वाला यूनिट हम एमसीक्यूज में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे उसका चेंज आएगा, जिसकी वजह से उसकी लेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो डिक्रीज करेगी, और इफेक्टिव लेंथ क्योंकि डिक्रीज करेगी, सो टाइम पीरियड का रिलेशन वी नो दैट 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइडेड बाई जी। अगर लेंथ डिक्रीज कर रही है तो टाइम भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो इस केस में आपके पास क्या होगा, टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट है आपके पास the angle between particle velocity and wave velocity, the velocity which is associated by the particle is known as particle velocity, और wave की जो velocity होती है उसे हम बोलते हैं wave velocity। दोनों अलग अलग velocities होती हैं। अब पूछा गया है ट्रांसवर्स वेव में बताइए कि particle velocity और wave velocity के बीच में कितना एंगल होता है। तो याद रखना इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव आपके पास जो एंगल होता है बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, ये होता है आपके पास पाई बाय 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। अगर यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल वेव दिया होता तो लॉन्जिट्यूडनल वेव के बीच में जो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है दैट कैन बी 0 एज वेल एज 180। तो 0 और पाई कुछ भी हो सकता था, ठीक है, बट पूछा गया था यहाँ पे ट्रांसवर्स से रिलेटेड, तो वो आपके पास होता है पाई बाय 2। नेक्स्ट वी हैव The wave produced by a motor boat sailing in water, एक मोटर बोट है जो कि पानी में चल रही है, उसके द्वारा कैसी वेव जो है ये प्रोड्यूस करवाई जाती है। सो ये लॉन्जिट्यूडनल वेव भी प्रोड्यूस करती है और ये ट्रांसवर्स भी प्रोड्यूस करती है। सो बोथ बी एंड सी दोनों वेव्स यहाँ पे बनेगी, लॉन्जिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स भी। अगर हम बात करें लॉन्जिट्यूडनल की, सो ये बनती है डीप इनसाइड द वाटर, डीप इनसाइड द वाटर, वेयर एज जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव है ये सरफेस पे देखने को मिलेगी, साथ में सरफेस पे, ठीक है। सो दोनों वेव्स बनती हैं मोटर बोट जो कि पानी में जा रही है उसके द्वारा। सो बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास फॉर हियरिंग इको साउंड, इको सुनने के लिए द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। डिस्टेंस तो आपने देख लिया था, इको प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो 17 मीटर होता है। अब जब आपको इको सुनाई देती है तो उसका टाइम इंटरवल कितना होता है, सो दैट इज 1/10 सेकेंड। सो ये कितना होता है आपके पास 1/10 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपके पास होता है 0.1 सेकेंड्स के बराबर। नेक्स्ट है आपके पास A sound wave travel at a speed of 339 meter per second if its wavelength is 1.5 centimeter। आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो अगेन सेम फॉर्मूला आपके पास, अभी आपने पढ़ा कि आपके पास जो डिस्टेंस होता है या वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, लैम्डा न्यू के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी विच इज v बाय लैम्डा। अब वेलोसिटी या स्पीड आपको दे रखी है 339, ऑलरेडी एसआई यूनिट में है तो नीड नॉट टू कन्वर्ट, ये आपका सेंटीमीटर में है, इसे आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। सो जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी विच इज 22600 हर्ट्स। तो ये आपके पास कितनी आती है, 22600 हर्ट्स। सॉल्व आप इसे खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्स। साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है ये कितनी है, 2 हर्ट्स दे रखी है, एंड वेवलेंथ आपको कितनी दे रखी है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इज 100 इंटू 10⁻⁻² विच इज 1 मीटर। स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है, सो v इज इक्वल टू व्हाट, न्यू लैम्डा। न्यू कितना है 2, लैम्डा कितना है 1। सो आपके पास आंसर कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड।
होप अगर आप ये सीरीज को अच्छे से सुन भी रहे होंगे तो आपके कई कंसेप्ट साथ के साथ कवर हो जाएंगे और कई फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद भी हो जाएंगे। सो इसे ध्यान से कवर कीजिएगा, ठीक है। सो आपके पास जो आंसर आया दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वी हैव, if the length of a simple pendulum is increased by 2%, then the time period, length 2% के साथ increase हो रही है। पहले time period कितना होता है जनरली 2 पाई अंडर द रूट L डिवाइडेड बाय G, ये होता है। अब लेंथ को 2% के साथ हमने इंक्रीज किया, सो 2% ऑफ L प्लस ओरिजिनल L इंक्रीज करनी है, सो 2/100 इंटू L प्लस L। जब आप इस फैक्टर को पूरा सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 0.02 L प्लस L, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास सॉल्व करके आएगा 1.02 L, ठीक है। सो इंक्रीज्ड लेंथ आपके पास आ रही है 1.02 L। अगेन यूजिंग द फॉर्मूला, अब आपके पास टाइम पीरियड कितना होगा, सो 2 पाई अंडर द रूट L आपके पास आ गया है 1.02 L डिवाइडेड बाय G। यहां से अगर आप इस फैक्टर को बाहर लेते हैं विच इज 1.02 अंडर द रूट इंटू 2 पाई अंडर रूट L बाय G, ये तो आपके पास ओरिजिनल टाइम ही है, ठीक है। ये आपके पास जो फैक्टर है इसका रूट कैलकुलेट करेंगे, सो ये आपके पास 1% इंक्रीज बताएगा, है ना। रूट 1.02 इज नियरली इक्वल टू 1, सो यहां पे आपके पास इंक्रीज हो रही है ये किसके साथ, 1% के साथ। सो 1% इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको टाइम पीरियड में, ठीक है। सो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज इंक्रीज्ड बाय 1%। इस चीज को सॉल्व करने का एक और सिंपलेस्ट वे था, यूनिट एंड मेजरमेंट में जो हम बेसिक कंसेप्ट करते हैं T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट L बाय G। जब आपको कैलकुलेट करना होता है परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड तो हम फॉर्मूला यूज करते थे डेल्टा T बाई T इंटू 100%। कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता था, 2 पाई आपके पास कांस्टेंट है, G इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा तो ये भी कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, ये आप लिख सकते हैं L की रेज टू द पावर 1/2। सो एक्सपोनेंशियल जब सॉल्व करते थे तो पावर आगे आती थी इनटू डेल्टा L बाय L इंटू 100। ये आपको परसेंटेज इंक्रीज दे रखा था लेंथ का जो कि है 2%। सो यहां पे आप सब्सटीट्यूट करते हैं 1/2 इंटू 2, दिस इज कम्स टू बी 1%। सो यही आपका आंसर है, इट इज इंक्रीज्ड बाय 1%। सो ऑप्शन नंबर सी आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता। सो कई तरीके हैं, या तो पूरा फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व कीजिए या फिर डायरेक्ट ट्रिक यूज करके इसे सॉल्व कीजिए, तब भी आपके पास वही आंसर आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंड वेव इन एयर आर, जो साउंड वेव है एयर में इसका कैसा नेचर है, सो दिस इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, ये आपको याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, साउंड वेव जो है ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है आपकी। नेक्स्ट वी हैव साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, साउंड जो है क्या ये सिर्फ गैसेस से ट्रेवल करती है या फिर अकेली सॉलिड से ट्रेवल करती है या फिर लिक्विड से ट्रेवल करती है। सो साउंड एक्चुअली अगर हम देखें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम्स में से ट्रेवल करती है। सो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड एज वेल एज थ्रू लिक्विड एज वेल एज थ्रू गैसेस। सो तीनों मीडियम से आपकी जो साउंड है ये ट्रेवल करती है। नेक्स्ट वी हैव स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीधी सीधी वैल्यू आपको इसकी याद रखनी है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है। दिस इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय लैप्लेस। ऑलरेडी हमने देखा एडियाबैटिक मीडियम को कंसीडर करके उन्होंने इस चीज को प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली। सो ये वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है इंफ्रासोनिक साउंड कैन बी हर्ड बाय, जो इंफ्रासाउंड्स हैं ये किसके द्वारा सुनी जाती हैं। जैसे हमें पता है ह्यूमन बीइंग जो है ये ऑडिबल रेंज को सुन सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंफ्रासोनिक साउंड की तो इंफ्रासोनिक साउंड्स जो है ये राइनोसोर्स द्वारा सुनी जाती है। राइनोज जो है ये सुन सकते हैं आपकी इंफ्रासोनिक साउंड। वेयरएज अगर बैट की बात की जाए या डॉग की बात की जाए सो डॉग और बैट दोनों ही आपके अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। सो एक आपको ये भी टेबल ध्यान में रखना है कि कौन कौन से आपके ऑडिबल्स के अंडर आते हैं, कौन से आपके इंफ्रासोनिक में आते हैं और कौन से आपके अल्ट्रासोनिक साउंड में आते हैं। तो यहाँ पे इंफ्रासोनिक साउंड का पूछा गया था तो राइनोज जो है ये सुन सकते हैं आपके इंफ्रासोनिक साउंड को, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। होप जितने क्वेश्चंस हमने आज किए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।